गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इलास्टिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है स्ट्रेन और स्ट्रेस, ठीक है ना। स्ट्रेन और स्ट्रेस एंड इट्स टाइप डिस्कस कर दिया है। आज हम इन दोनों में रिलेशन डिस्कस करेंगे। इन दोनों में स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई रिलेशन होता है, वही रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस रिलेशन को जानने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है हुक्स, ठीक है ना, हुक्स लॉ। उन्होंने एक नियम बनाया है, तो आज वही हम स्टडी करेंगे। आज हम हुक्स लॉ की स्टडी करेंगे। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन बनाया है, और ऐसा रिलेशन कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इनके हिसाब से यदि किसी भी बॉडी में जितना स्ट्रेस अप्लाई करोगे, उस बॉडी में उतना स्ट्रेन अप्लाई हो जाएगा। तो लेकिन इन्होंने कहा कि एक कंडीशन आपको ज़रूर रखना होगा, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ही कोई भी बॉडी इलास्टिक होती है। तो उन्हीं के अनुसार यहाँ पे चलते हैं, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इसका स्टेटमेंट लिखिए। सभी लोग स्टेटमेंट लिखें। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, within the limit of elasticity, within the limit of elasticity, within the limit of elasticity, stress is directly proportional to stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. So this is the definition. According to Hooke's law, within the limit of elasticity, stress is directly proportional to strain. तो इन्होंने कहा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ये निश्चित है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल E इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्ट्रेन। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। E इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर E क्या है, वेयर E is the proportionality constant, proportionality constant। E क्या है, proportionality constant है, which is called constant of elasticity, constant of elasticity, constant of elasticity, also called, it is
also called modulus of elasticity. Modulus of elasticity, constant of elasticity or modulus of elasticity. क्लियर है? पूरा नोट डाउन कर लें। इसके बाद देखें इसकी यूनिट क्या होगी। इलास्टिसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। पीछे बात करोगे खड़ा करके पूछूंगा, अभी ध्यान रखना। SI यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलिए। बोलो श्री जी, यूनिट बोलो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट बोलो जल्दी। यहाँ से देख के बोलो। जब कोई चीज पूछा जाए तो यहाँ से देख के बोल दिया जाए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। पीछे आपको स्ट्रेस की यूनिट बता चुके हैं। यदि आपको इलास्टिसिटी कांस्टेंट की यूनिट निकालना है तो यहाँ पे आइए, क्या लिखा है आपने, इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये भी ना बने तो क्या कर सकते हो जिंदगी में। स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर एरिया की यूनिट लग दी आपने, और स्ट्रेन यूनिट लेस है, यूनिट ही नहीं है इसकी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या। SI यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि आपको फार्मूला पता है और यूनिट आप ना निकाल पाए तो आप पढ़ने लायक नहीं है। मैं नहीं बोल सकता क्या करने लायक, वीडियो आना नहीं बोली देता। तो यदि आपको फार्मूला पता है और यूनिट निकालते ना बने, नहीं बोलूंगा। फार्मूला ना पता हो तो कोई बात नहीं भाई, फार्मूला नहीं पता नहीं बना। फार्मूला सामने लिखा है और नहीं बन रहा, इसका मतलब आपसे कुछ नहीं बन रहा। और नहीं बन रहा तो याद करिए, कुछ चीजें याद की जाती हैं। बात करने से होशियार नहीं हो जाएंगे, कि बात कर रहे हैं तो होशियार हो जाएंगे। क्या नहीं बनता ये आपको पता है। सीजीएस यूनिट बोलो। डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेस का लिख सकते हैं ML-1 D-2, और स्ट्रेन का तो यूनिट में डायमेंशन लेस है। मतलब जो स्ट्रेन स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, निकालना सीखिए, प्रयास करिए। नहीं बनता है तो पूछिए। जब तक सीखने की ललक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बनेगा, ये फिक्स है। जब तक आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरे से बने, तब तक नहीं बनेगा। कोई अमृत दे दे आपको। इसलिए आप प्रयास करिए। हम लोग केवल मार्गदर्शक हैं, केवल रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जो चीज़ नहीं बनेगा उसे बताने का काम करेंगे। अब आप सोचिए कि हम सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाल दे तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तक लिख लिया, इसके आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस, सेकंड है बल्क मॉडुलस और थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कठोरता, हार्ड। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, so these are 3 types of modulus of elasticity। यहाँ पे जो यंग मॉडुलस है ये एक्सपेरिमेंट है। किसी भी वायर का इलॉन्गेशन निकालना है, एक्सटेंशन निकालना है, तो हम यंग मॉडुलस की हेल्प से उस वायर का इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्स ऑपरेटर्स। सल्स ऑपरेटर्स की सहायता से दिए गए वायर का इलॉन्गेशन एक्सटेंशन फाइंड करना है, जिसे हम यंग मॉडुलस कहते हैं। और ये आपको स्कूल में करवाया जाएगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आप यंग मॉडुलस का सल्स ऑपरेटर्स की हेल्प से किसी गिवन वायर का यंग मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे, अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी आपको पता रहे, प्रैक्टिकल करने में आसानी होती है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें चीज़ें पता रहे इसमें होता क्या है, ये क्या होता है। यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर कुछ भी संभव नहीं आपको बताना। यंग मॉडुलस हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाइए यंग मॉडुलस। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखेंगे। विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये सभी जगह रहेगा। विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी it is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain within the limit of elasticity. It is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. Formula: within the limit of elasticity is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. It is denoted by capital Y। Y से डिनोट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या बनेगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन
तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसको नॉर्मल भाषा में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी लिखते हैं। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया पीछे, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अभी रिवीजन करने के लिए बोला तो रिवीजन नहीं किए। चेंज इन लेंथ स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, तो ये क्या बन जाएगा, एफ बाई ए इंटू कैपिटल एल बाई स्मॉल एल। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ एल बाई ए एल। So this is the formula of Young modulus, FL by AL. So this is the formula of Young modulus. अब यदि कोई वेट लटका देते हो, इसी वायर में कुछ वेट लटका दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा। मान लो एक रॉड है, यहाँ पे ये वायर है, इसमें हमने कोई वेट लटका दिया, तो पहले इसकी लेंथ कैपिटल एल थी, फिर इसकी लेंथ स्मॉल एल बढ़ गई। तो वेट लटकाने पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स mg हो जाता है। इसमें यदि कुछ लटका दिया आपने, मतलब mg हो गया। ये क्या, और वायर की एरिया कितनी होती है, वायर की एरिया बोलो जी, वायर की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। बैठ जाओ। वायर की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, कल ही बताया था। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, वाई बराबर एम जी एल बाई पाई आर स्क्वायर एल। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। आर उस वायर की रेडियस है, आर है गिवन वायर की रेडियस, और रेडियस फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की हेल्प से किसी गिवन वायर की रेडियस फाइंड करना है। एम पता रहेगा, जी और एल इसकी ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ पता रहेगी, आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज हम सेल्फ सेपरेटर्स की हेल्प से फाइंड करेंगे, यंग मॉडुलस। ठीक है ना, सेल्फ सेपरेटर्स की हेल्प से यंग मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिखें कंप्लीट। इसके यूनिट निकालिए, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। बोलो पायल, यूनिट बोलो। यंग मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, जल्दी बोलो। यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस, क्या यूनिट है। यहाँ पे एक चीज कॉमन हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दूसरा बड़े को बोल दो, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, बस यही यूनिट रहेगी। चाहे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसी का भी पूछे, स्ट्रेन की तो यूनिट ही नहीं होती। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा है, फिर भी परेशान हो। डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा, कॉमन हो गया ml -1 t -2, ये कॉमन है। किसी का भी यूनिट और डायमेंशन फार्मूला पूछता है इस चैप्टर में तो ये कॉमन हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में आया क्या। इसके बाद सेकंड नंबर डिस्कस करेंगे
बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है? देखिए, पहला स्ट्रेन का टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पहला स्ट्रेस का टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो दोनों का पहला पहला हो गया। अब दूसरा आएगा। दूसरा टाइप क्या है? स्ट्रेन का वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस। तीसरा शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस। सिंपल सा है, तीनों के रेशियो हैं ये। पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो। बस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ध्यान रखना है। डिफिनेशन कंप्लीट। विदिन लिखना ना भूलें। विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी within the limit of elasticity it is the ratio of normal stress to the volume strain, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। ये रेशियो है। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन वॉल्यूम स्ट्रेन। दोनों सेकेंड टाइप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई के, कैपिटल के, याद रखिएगा। बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या बन जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस का कोई फार्मूला नहीं बताया था मैंने, ना वॉल्यूम स्ट्रेन का बताया था। चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम बताया था। नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था? नॉर्मल स्ट्रेस जब किसी बॉडी में नॉर्मली लगता है, उस बॉडी के वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे बॉडी है जिसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रेशर कैपिटल P ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम कैपिटल V है। ध्यान से समझिए, एक कंटेनर में गैस भरा हुआ है, उस कंटेनर में प्रेशर P दे रहे हैं, उसका वॉल्यूम कैपिटल V है। ये इनिशियल कंडीशन में है। अब हम क्या करेंगे? हम प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये नीचे भी हो जाएगा, कंप्रेस्ड होगा। जब हम प्रेशर कैपिटल P से स्मॉल p बढ़ा दिए हैं, पहले कैपिटल P था, अब स्मॉल p और बढ़ा दिया मैंने, इंक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा इस कंटेनर का वॉल्यूम घटेगा। कैपिटल V से स्मॉल v माइनस हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा। ठीक है, प्रेशर P से कैपिटल P हुआ तो वॉल्यूम V से माइनस P हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम इसलिए घटेगा क्योंकि ये एरिया घटेगी, लेंथ घटेगी, तो वॉल्यूम घटेगा ही कि नहीं। अब हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे?
नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू, स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर कितना है, स्मॉल p, इंक्रीज इन प्रेशर कितना है, मतलब स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज है, ठीक है ना। नॉर्मल स्ट्रेस इंटरनल है, इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे ही इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से प्रेशर रिलीज करोगे, मान लो किसी कंटेनर टंकी में गैस भरी है एलपीजी, अब आप उसका प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब ये हो गया आपका क्या, इंक्रीज इन प्रेशर। अब हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, यहाँ तक लिख लिया, बता दो ऊपर। तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू डेफिनेशन है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो फाइनल क्या है हमारे पास, कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस कैपिटल V अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल V। कैपिटल V माइनस स्मॉल v हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया, और इनिशियल ओरिजिनल क्या है, कैपिटल V। ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, कितना आ जाएगा, चेंज इन, ये V से V कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बचेगा। ये आ गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। ये वैल्यू आप कहाँ रखते हैं, फार्मूले में, फार्मूले में बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितना आया, स्मॉल p डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन कितना आया, माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। अब कैपिटल V पलट के ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस स्मॉल p कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल p, फार्मूले के रूप में माइनस p कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल v। ध्यान रखिएगा स्मॉल v और कैपिटल V। So this is the formula of bulk modulus। यहाँ तक लिखे। थर्ड नंबर हमारा क्या है, यूनिट और डायमेंशन वही रहेगा इसका भी, ठीक है ना। कोई बल्क मॉडुलस का आपसे यूनिट पूछे, डायमेंशन पूछे, तो आपको आंसर वही देना है। थर्ड नंबर हमारा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से डिनोट करते हैं, दो शब्द एक साथ निकल आए, ईटा से, ईटा है ये, ठीक है ना। डेफिनेशन, ईटा बहुत सिंपल सा सिंबल है, स्मॉल n बनाया, थोड़ा सा बढ़ा दे उसको, ऐसे सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा साइन नहीं है। स्मॉल n बनाना है और छोटा सा नीचे की ओर बढ़ा देना है घुमाकर, ठीक है। आप डेफिनेशन देखेंगे इसकी, डेफिनेशन वही है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी it is the ratio of, it is the ratio of, थर्ड टाइप क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस आएगा,
शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। ये है रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फार्मूले के रूप में it is denoted by eta, ठीक है, eta के रूप में डिनोट करेंगे। फार्मूला क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। बोलो फार्मूला, फार्मूला बोलो, खड़े हो जाओ जल्दी से। शेयरिंग स्ट्रेन का फार्मूला बोलो। नहीं बताओगे? मुझे पता है, कुछ नहीं बताओगे। जब पढ़ने के लिए बोले तो हंसी आती है ना? कितनी बार बता चुका हूँ कि पढ़ चुका। शेयरिंग स्ट्रेन का फार्मूला इनको नहीं आता, बताइए। शेयरिंग स्ट्रेस तो फार्मूला वही फोर्स अपॉन एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन का एक्स अपॉन एल या थीटा से डिनोट करते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा बाई ए थीटा, या बाई ए थीटा, थीटा इक्वल टू, और थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू एक्स बाई कैपिटल एल। थीटा दिया था मैंने, ये वैल्यू आप रख दीजिए। थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? एफ बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई एल, एल ऊपर चला जाएगा। दिस इज द फाइनल फार्मूला। थीटा इक्वल टू एफ एल बाई ए एक्स। एक्स आपका क्या है? एक्सटेंशन। एक्स क्या है? एक्सटेंशन जो प्रोवाइड हो गया था फोर्स लगाने पे। शेप में चेंज, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ elasticity. This is the modulus of rigidity. So there are three types of modulus of elasticity. First, young modulus, second bulk modulus, थर्ड modulus of rigidity. तो ये तीनों हमने डिस्कस कर दिया है, तो तीनों आपको याद रहना चाहिए और पीछे का भी पूरा याद होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।